अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। घर दामाद। अबसार चाचा की करियाने की दुकान थी। सारे मोहल्ले में यही एक अच्छी और बड़ी दुकान थी जहाँ हर शय मिलती थी। चाचा भी दीनदार और नेक इंसान थे, तभी इनकी दुकान खूब चलती थी और वो खुशहाल थे। बदकिस्मती से एक रोज दो शख्स मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने चाचा के पड़ोसी से झगड़ा शुरू कर दिया। पहले तो वो देखते रहे, लेकिन जब इन लोगों ने पड़ोसी को दाबख्श पर वार शुरू कर दिए तो इनसे ना रहा गया और वो अपने दोस्त को बचाने की खातिर दुकान से बाहर आए। लेकिन जब वो बाज ना आए और खुदाबख्श को पीटते ही रहे तो अबसार चाचा ने पास पड़ी ईंट उठाई और वार करने वाले शख्स के सर में दे मारी, जिससे वो मौका पर गिरकर मर गया। ये मामला देख दूसरा आदमी चाकू समेत मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई और अबसार चाचा को गिरफ्तार करके ले गए। दो चार बदख्वाहों ने थाने जाकर इनके खिलाफ गवाही भी दी और इनको जेल हो गई। इनके जेल जाने के बाद दुकान बंद हो गई कि उसे चलाने वाला और कोई ना था। एक बेटी थी जो जवान थी। माँ को डर था वो दिलशाद की हिफाजत ना कर सकेगी, लिहाजा चाची ने शादो के ब्याहने को जतन शुरू कर दिए। रियाज चाची की नंद का बेटा था। वो वेल्डिंग का काम जानता था। दिलशाद की माँ नंद के तरले करने लगी कि तुम्हारे भाई को जाने जेल से रिहाई मिले कि ना मिले, तुम्हारी भतीजी जवां साल है, खुदारा उसे अपने बेटे से ब्याहने का जल्द सामान कर लो ताकि सुकून की नींद सो सकूं। जब कोई इंसान किसी को मजबूर देखता है तो इसकी गर्दन नखवत से अकड़ जाती है। नंद भी ऐसे नखरे दिखाने लगी। वो एक चुगलखोर, बदजुबान और बुहतान तराश औरत थी। ये सब जानकर भी शादो की माँ इसको बेटी का रिश्ता देना चाहती थी, क्योंकि लड़का अच्छा था। रियाज में 100 गुण थे। वो बड़ों का अदब करता और चाची से एहतराम के साथ पेश आता था। निकम्मा भी ना था, तभी शादो की माँ इससे प्यार करती थी। बस एक कबाहत थी कि रियाज और इसके वालिदैन गांव में रहते थे और वो पढ़े लिखे भी ना थे। एक रोज रियाज चाची से मिलने आया तो वो बोली, बेटा मैं तुमको शादो का रिश्ता देना चाहती हूँ, लेकिन तेरी माँ के मिजाज से डरती हूँ। चाची तुम फिक्र ना कर, माँ रिश्ता मांगने आए तो फौरन हाँ कर देना। मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा और दुबई जाकर इतना कमा कर लाऊंगा कि तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। माँ भी शादो का रिश्ता लेना चाहती है, बस जरा एहसान जतला कर, ताकि तुम बाद में भी इनसे दबी रहो। मगर तुम फिक्र ना करो, मेरी जानब से आपको कोई शिकायत ना होगी। रियाज की ढारे से चाची को तसल्ली हो गई, लिहाजा जब नंद रिश्ता लेने आई बगैर किसी शर्त के उन्होंने हाँ कह दी। शादो की शादी को 2 माह ही हुए थे कि रियाज ने दुबई जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो दिन को शहर आकर मेहनत करता और रात को वर्कशॉप से थका हारा घर लौटता तो शादो से कहता, देख लेना मैं चंद दिनों में ही तुझको सोने से पीला कर दूंगा, एक जरा मेरा वीजा लगने की देर है। रियाज की बात सुनकर शादो उदास हो जाती। वो शोहर से जुदा रहना ना चाहती थी। उसे दौलत का लालच न था। जब रियाज घर आता खातिर खिदमत में कोई कसर न उठा रखती। इसकी दिन भर की थकावट दूर कर देती। शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी दी। दोनों बहुत खुश थे। रियाज बच्ची से बहुत प्यार करता था और इसको एक पल को खुद से जुदा करना ना चाहता था। एक दिन वो घर आया तो बताया कि इसको दुबई का वीजा मिल गया है। रियाज के जाते ही इसकी माँ की बन आई। वो फूफी से सास बन गई। बेटे के होते इसने अपने फन को छुपाए रखा था, अब अपनी फितरत पर आ गई। दिलशाद माँ बाप की बहुत लाडली थी। इसने घर का काम कभी ना किया था। इसे पढ़ने का शौक था। 8वीं में थी कि बाप जेल चला गया और स्कूल जाना तर्क हो गया। साल बाद शादी हो गई। इसने कभी लकड़ियों का चूल्हा फूंका था और ना रोटियां लगाई थी तंदूर पर। वो शहर की परवरदा थी और ब्याह गांव में हो गया था। सास कहती कि ये ले परात और तनूर पर रोटियां लगा ले। क्या तू नवाबजादी है? सारे गांव की औरतें लगाती हैं, तू क्यों नहीं लगा सकती? शादों के हाथ और बाजू जल जाते। बाजुओं पर जगह जगह काले दाग पड़ गए और गीली लकड़ियों से चूल्हा फूंकना पड़ता तो धुआं लगने से आंखें सुर्ख हो जाती, जलन करती। तब वो रोती कि शहर में तो लकड़ियां जलाने का रवाज ना था। अब वो तमाम दिन चल चलाती धूप में काम करती और बच्ची घर में पड़ी बिलकती तो दादी इसको गुड़ की लट्ठी चटा देती। बच्ची इस हाल लगने से निढाल हो जाती। वो सूख कर कांटा हो गई। तब आखिरकार हकीम साहब की सख्ती से तंबिया करने के बाद ही इसको गुड़ की लट्ठी चटाना बंद की गई। गांव की औरतें नदी से पानी भरने जाती थी। फूफी ने सर पर घड़ा रख दिया कि शादो तुम भी नदी से पानी भर कर लाया करो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, भारी काम नहीं कर सकती। जब शादो पानी से भरा घड़ा सर पर रखती बोझ की वजह से गिरने लगती। वो छोटी मोटी दान पान सी थी, इतना वजन नहीं उठा सकती थी। मगर इस औरत को रहम ना आया। वो इससे खेतों में काम कराने भेजती और घर में उपले पुआती।
जब वो गोबर उठाती इसके आंसू गिरने लगते। खुद फूफी चारपाई पर बैठी रहती और हुक्म चलाती। शादो दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी। इसकी उम्र 15-16 बरस थी। इस उम्र में लड़कियों को इतनी ज्यादा समझ भी नहीं होती, लेकिन फुप्पी की चाबुक दस्तियों ने शादू को वक्त से पहले समझदार कर दिया। इसके पास सिवाय सास ससुर की हर बात मानने के चारा भी कोई ना था। सास ने एक गाय पाल रखी थी। सुबह तड़के रजिया बहू को खेतों से गाय का चारा लाने भेज देती। वो दरांती से चारा काटती तो उंगलियों पर जख्म लग जाते। तब शादू दुपट्टे से जख्म पूंछती और रोती। शादू को अब खुद से बातें करने की आदत पड़ गई। वो जब खेतों में काम कर रही होती तो अपने आप से हम कलाम होकर कहती, रियाज जब तुम आओगे और मुझे इस हाल में देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के पास कितने ऐश से रहती हूँ। वो तो इसी आस पर वक्त गुजार रही थी कि रियाज आएगा तो सब दुखों का अजाला हो जाएगा। हुआ यूं कि एक दिन जब वो नदी पर पानी भरने गई, वहां इसने एक शख्स को देखा। वो मुसाफिर था और रास्ता भूलकर शायद इधर आ गया था। बहुत थका मांदा लग रहा था और बीमार लगता था। परेशान इतना था कि जैसे कोई फांसी पाने वाला जेल की कोठरी से भाग निकलता है और इसे ताकुब में आने वाले एक जहां से खतरा होता है। वो जिंदगी से मायूस नजर आ रहा था। क्या खबर कोई कैदी मुद्दत बाद रिहाई पाकर लौटा हो। शादू को ये ख्याल आते ही अपने बाप की याद सताने लगी। शादू पास से गुजरी तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बहन जी, मुझे इसमें से थोड़ा पानी डाल दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। इसने तभी अपने घड़े से एक गिलास निकाल कर आगे कर दिया। इसकी मुल्तजी आवाज में कुछ ऐसी बेबसी थी कि वो इनकार न कर सकी। पानी पीकर इसने दोबारा पानी मांगा और गटागट पी गया। वो चलने लगी तब इस आदमी ने कहा, बहन जी, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है। कहने लगी, भाई मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैं तुमको अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिला सकती। हाँ, मेरे पास कुछ देसी मिठाई है जो मैंने अपनी बच्ची को खिलाने के लिए दुपट्टे के पल्लू से बांध ली थी। ठहरो, ये ले लो। इसने दुपट्टे का पल्लू सर के ऊपर से खींचा और इसको एक हाथ से खोलना चाहा क्योंकि दूसरे हाथ से घड़ा थामे थी। सो एक हाथ से गिरा ना खुली। मुसाफिर ने कहा, बहन अगर इतराज ना हो तो मैं पल्लू से खुद मिठाई खोल लूं। ये कहकर इसने शादो के दुपट्टे के पल्लू से सोन हलवे के टुकड़े ले लिए और दुआ दी, बहन तुम सदा सुखी रहो। और हल्के फुल्के कदमों से घर को लौट रही थी कि रास्ते में सुसर से सामना हो गया, जो खुशमगी निगाहों से उसे घूर रहा था। गोया इसने बहू को इस अजनबी से बात करते देख लिया था। शादू का अंदाजा दुरुस्त था। तो किससे बात कर रही थी? सुसर ने सवाल किया। कौन था वो? लहजे में ऐसी दृष्टि थी कि सर पर घड़ा ना संभाल सकी और वो गिरकर टूट गया। चल अब घर, पूछता हूँ तुझसे मैं। वो इसके पीछे पीछे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए चलने लगी। जो ही वो घर में दाखिल हुई, फूफी ने कड़क कर कहा, पहले तो ये बता इतनी देर क्यों लगाई कि मुझे रियाज के अब्बा को तेरे पीछे भेजना पड़ा। मैंने देर नहीं लगाई बुआ जी, मैं तो बकवास ना कर। सुसर की गर्ज सुनाई दी। मैं बताता हूँ, ये बदचलन किसी मर्द से बातें कर रही थी। मर्द से? हाय। सास ने नाक पर उंगली रखकर कहा, कौन था वो जिसके बर्तन में तूने घड़े से पानी डाला और इसको पानी पिलाया? क्या लगता था वो तेरा? कुछ नहीं बाबा, वो कोई परदेसी था, थका मांदा और प्यासा था और मैंने नेकी का काम किया। बाबा मैंने कोई बुराई नहीं की, किसी को पानी पिलाना तो सवाब का काम है। अरे किसी और को बेवकूफ बनाना लड़की, ये सब हमको फरेब देने की बातें हैं। हम आज ही रियाज को फोन करते हैं, वो आकर इस अपनी आवारा बीवी को काबू करे, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख देगी। ये तो गांव में हमें मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगी। शादू रोने लगी तो इसकी बुआ खुद को दो हत्थर से पीटने लगी। शादू के रोने की आवाज सुनकर देवार शरीक इसके फूफा की खालाजाद बुआ किरण आ गई। पूछा, क्या हुआ है, क्यों बहू रो रही है? बताती हूँ तुमको आज का किस्सा। उन्होंने फिर वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर बुआ किरण को सुनाया ताकि वो इस ताकि वो औरों को नमक मिर्च लगाकर जा सुनाए और शादू खूब गांव में बदनाम हो जाए। उन्होंने इसी पर ही बस नहीं किया, बेटे को भी फोन करके ऐसी इसकी बीवी की किरदार कशी करके सुनाई कि वो बुखला कर रह गया। कहा कि तुरंत पहुंचो वरना हम तुम्हारी बीवी के भाग जाने के जिम्मेदार नहीं हैं। वो बेचारा किसी तौर अपने मालिक से छुट्टी लेकर आ गया। अभी घर की दहलीज पर था कि माँ ने सीना को भी शुरू कर दी कि ऐसा वाकया हो गया है। हम तेरी बीवी के कारण किसी को यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। जल्द फैसला करो, हमसे तो ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती। रियाज गांव का जरूर था मगर शहर की हवा भी खा रखी थी। वो दुबई रह कर आया था, इतना नादान न था। जो ड्राफ्ट वालिद के नाम भेजता था वो बैंक में जमा करते जाते थे। मंसूबा ये था कि एक मुरब्बा जमीन खरीदूंगा। एक पाई शोहर के एक पाई शोहर की कमाई से 5 साल में इस बुजुर्ग ने बहू के हाथ पर ना रखी थी और ना जोड़े या कपड़े कभी बनाकर दिए थे। जूते तक वही फटे पुराने थे। जब इसके वालिदैन की ज़बानी अजनबी मुसाफिर का किस्सा सुना
تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے، تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجتے تھے؟ رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئیں۔ شادو نے رو رو کر جو ریاض کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی، اور ریاض نے اس کی سچائی پر یقین کیا۔ اس نے عام دیہاتی مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ پاس پڑوس اور کچھ گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی شادو کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی باکردار بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزاری اور طاعت گزاری کر رہی ہے۔ ریاض نے تب یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے تاکہ شادو پر دوبارہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا لیکن ریاض نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ شادو کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا کیونکہ اس کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گل گل کر عادی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ چچا ابصار کو عمر قید ہوئی تھی، 5 سال تو گزر چکے تھے، باقی کے سال شادو کی ماں کے ساتھ بیٹی اور داماد رہے تھے۔ ریاض مہینے میں ایک بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے، پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جورو کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جورو کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب ابصار چچا کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول لی، تو ریاض اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا، وہ اب بھی اس کو جورو کا غلام ہی کہتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔